हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके सामने रीट मेंस का सिलेबस है और ये जो आपके सामने है ये दूसरा सिलेबस, ये सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका सिलेबस है। पर ग्रेजुएशन के साथ सीनियर सेकेंडरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी कॉमन सा ही सिलेबस है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं। इनके बेसिस पे जो भी आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर वाले जो टॉपिक्स हैं वो सभी हम देखेंगे। राजस्थान से रिलेटेड ये एमसीक्यू आपके होने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्टों को सम्मिलित किया गया है। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए। देखिए आप ये सब देख सकते हैं, ये हमने पहले कर लिए हैं सारे डिटेल सॉल्यूशंस के साथ किया था। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को अच्छे से देखना है, सभी क्वेश्चनों के आंसर देने का ट्राई करना है जिससे आप और लोगों से और अच्छा परफॉर्म कर सकें एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, इतने करा दिए हैं जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ये क्वेश्चन नंबर 40 आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो आ जाइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड और आयरलैंड। तो आपको क्या करना है, 15 से 30 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये हमने जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ये हमने किससे लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो आपको क्या करना है, इसी तरह के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है जैसे आप एग्जाम में गलती ना करें। प्रश्न नंबर 41, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देश के सिद्धांतों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन है आपके सामने 4, मूल अधिकारों के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के क्षेत्र के रूप में, या भारत सरकार के कार्य संचालन प्रक्रिया के रूप में। तो आपको क्या करना है, वही 30 से 45 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने ये पढ़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों के सिद्धांतों को 1950 के जब भारत का संविधान बनाया गया तो उसमें इंक्लूड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो प्रोविजंस थे वो किसमें, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसमें उन पॉइंटों को भी लिया गया था। वो कौन से थे, तो इनमें से तो देखिए आपने इसका आंसर वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखा होगा इसका आंसर। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 4 के अंदर आते हैं, P4 कह सकते हैं। और पार्ट 4A है ना, 4A के अंदर क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। आर्टिकल नंबर 51A। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 42, मान लीजिए एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है। वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आइजैक की व्यक्तिगत प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे, है ना। तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही शांत रहता है, एकांत प्रीति है, तथा उसने दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है ना। मतलब एकांत में रहता है पर दूसरों के प्रति क्या है, वो भावना रहित है, उसके अंदर क्या नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। असंवेदनशील है, उग्र है, स्वभावी है ना, उग्र स्वभाव का है, लड़ाकू टाइप का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आइजैक की व्यक्तिगत प्रश्नावली प्रशासित की जाए, उससे पूछे जाए, क्वेश्चंस की जाए, है ना, तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे, वो इसमें इन टॉपिकों में से किस में ज़्यादा नंबर लेकर आएगा। क्या वो बहुमुखी है ना, क्या वो एक्सट्रोवर्जन है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि अंतर्मुखी की तो बात ही कर दी, एकांत प्रति है तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अंतर्मुखी, हाँ ये हो सकता है ज़रूर। उम्दावस्था, न्यूरोटिज्म, या साइकोटिज्म। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है प्रश्न नंबर 42 का। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। अंतर्मुखी होने के साथ साथ अगर वो उग्र है, लड़ाकू है, तो क्या हो जाएगा, साइकोटिज्म हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंट्रोवर्ट कब होता, जब वो अपने आप में रहता, वो किसी से लड़ता नहीं, लड़ाकू टाइप की प्रकृति नहीं होती उसकी, है ना।
तब वो अंतर्मुखी होता है। परंतु वो उग्र है, लड़ाकू है, तो क्या हो जाएगा, साइकोटिज्म हो जाएगा। कि अपने एक तरीके से जैसे मान लीजिए ये एक जंगल है, जंगल में एक घर है, इस घर में रहता है वो, ठीक है। अब जैसे यहाँ से इस घर के बाहर से कोई बंदा जाएगा तो वो क्या सोचेगा, यार ये मुझे मारने आ रहा है, ये करने आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पर हमला करेगा। जबकि वो अपने घर जा रहा है, उसने शॉर्टकट लिया है। प्रश्न बंदा एक ने क्या करा, शॉर्टकट लिया यहाँ से, और ये क्या कर रहा है, बी उसको मारने जा रहा है। तो ये किस तरह के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, साइकोटिज्म बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। आ जाइए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने डैश के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है कौन से खेल के लिए, जूडो, क्रिकेट, मुक्केबाजी या एथलेटिक्स। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर 15 से 30 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए जगसीर सिंह, इनका संबंध कौन सी गेम से है, एथलेटिक्स से, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोट्स। हिंदी में बोले तो राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। तो बकरियां सर्वाधिक कहाँ मिलती हैं हमें देखने को, जोधपुर में, जैसलमेर में, नागौर में या बाड़मेर में। तो आपको क्या करना है, 15 से 30 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर। बाड़मेर में बकरियों की संख्या सर्वाधिक मिलती है हमें देखने को। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या है, तो कौन सी है, शहरी झोपड़ियाँ, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य स्तर या ये सभी। तो देखिए जब आप ये देखेंगे कि जो विकासशील हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या है, मानव बसावट। अभी जैसे मान लीजिए इंडिया क्या है, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही आता है। तो इंडिया में आपको कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्या इंडिया में आपको शहरी झोंपड़ियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आप शहर में कहीं जा रहे हैं घूमते हुए, तो आपको ऐसे जो गवर्नमेंट की लैंड होती है उसमें जो बंजारे रहते हैं उन्होंने झोपड़ियाँ डाली होती हैं और ऐसे तंबू डाल डाल के वो रह रहे होते हैं। तो क्या ये देखने को मिलते हैं, हाँ ये देखने को मिलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्या अमेरिका में ये चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है ना। शुद्ध पेयजल की समस्या, क्या पानी की समस्या नहीं देखने को मिलती, कि पानी पीला है ना, अलग अलग प्रकार के कलर, गंदगी, मट्टी, फ्लोराइड है ना, उसमें कभी कभी सफ़ेद झाग, इस तरह के हमें पानी की समस्या जरूर देखने को मिलती है। निम्न स्वास्थ्य स्तर, क्या हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह की मौसमी बीमारियाँ देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल देखने को मिलती है। क्या हमारे यहाँ पर सभी तरीके की बीमारियों का इलाज हो जाता है ईजिली, नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है इलाज होना। तो हमें ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आते नहीं हैं तो आप सोच के भी कर सकते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप्स इंडस्ट्रियल एरिया इन राजस्थान। तो देखिए निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करती है, तो कौन सी करती है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ना अपने कंसाइज से भी निकाल सकते हैं, है ना। आप ऑप्शन पढ़ के भी इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसके आंसर तक पहुंचेंगे। अब देखिए राजस्थान वित्तीय निगम लिमिटेड पहला ऑप्शन, दूसरा निवेश संवर्धन ब्यूरो, तीसरा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड और चौथा है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सी संस्था है जो राजस्थान में औद्योगिक इंडस्ट्रीज डेवलप करने का कार्य करती है। राजस्थान वित्त, अब देखो फाइनेंस है, ये तो क्या करेगी, फाइनेंस अकाउंट्स इससे रिलेटेड काम देखेगी। निवेश जी के क्या लेकर आएगी, इन्वेस्टमेंट मतलब फाइनेंस ही होगा एक तरीके से कि कंपनी को इन्वेस्ट कराना है, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, एसेट कैपिटल है ना। पर ये क्या कर रही है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रही है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं चारों तरफ, इन सबको इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री एरिया डेवलप करना है, पार्क भी बनाने, स्कूल, कम्युनिटी हॉल से सारी चीज़ें डेवलप करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। सिर्फ एक बार ये नहीं है कि इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री के साथ साथ जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए वो सब कौन करेगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड करेगा, विकास करेगा, है ना। और ये कौन करती है, राजस्थान राज्य औद्योगिक इंडस्ट्री विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। देखो यहाँ भी औद्योगिक आ गया, यहाँ भी औद्योगिक, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 46 का, ऑप्शन नंबर सी। और राजस्थान लघु उद्योग ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रहा है, जबकि यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया, सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा रहा है। आ जाइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47। अब देखिए महामारू मंदिर
निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक थे, है ना। तो किसने पैट्रोनाइज करी थी महामारू शैली राजस्थान में? गोहिल, प्रतिहार, चौहान या परमार? तो इसका आंसर क्या करना है? 15 से 30 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, जो ये महामारू शैली थी ये 11th to 13th सेंचुरी में डेवलप हुई थी राजस्थान में बहुत ज़्यादा, ठीक है। और किन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया था? पैट्रोनाइज करने का श्रेय जाता है प्रतिहारों को। गुज्जर प्रतिहार, महामारू जो शैली है गुजरात और राजस्थान की जो स्टाइल्स ऑफ टेम्पल मिलेंगे वो गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलेंगे अपन को, ठीक है। वास्तु शैली जो हमें देखने को मिलती है ये गुजरात राजस्थान की वास्तु शैली है। और ये कौन से? गुजरात गुज्जर प्रतिहार अपन बोलते ही हैं, तो ये गुजरात और प्रतिहार राजस्थान के गुज्जर प्रतिहार हो गए। तो ये सारे इन्हीं से मिलता है। तो कुछ भी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रहेंगी तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 48, हु इज़ करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान? राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? तो जब निरंजन कुमार आर्य, देवेंद्र भूषण गुप्ता, उषा शर्मा या निहाल चंद गोयल? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जब आपका एग्ज़ाम हो उस तारीख के आसपास। जो भी चीफ सेक्रेटरी हों, अटॉर्नी जनरल हों, गवर्नर हों, सीएम हों, ठीक है, तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, सीजेआई कौन है हाई कोर्ट के, है ना। तो आपको क्या है, इनके सबके नाम पता होने चाहिए, चाहे वो फाइनेंस कमीशन के हेड हों, है ना, लोक आयुक्त हों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो भी जिस डिपार्टमेंट के हेड हों उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो प्रश्न नंबर 48 का आंसर क्या होगा? आपको क्या करना है? 15 से 30 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है उषा शर्मा। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा शर्मा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रेफर टू द सेलुलर मल्टीप्लिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? तो देखो, जो हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनकी वृद्धि को कौन बताता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। विकास का संप्रत्यय, वृद्धि का संप्रत्यय, अधिगम का संप्रत्यय और परिवर्तन का संप्रत्यय। अब इस तरीके से पढ़ के अगर आपको नहीं पता चले तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ चेंज। अब देखिए, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है। जैसे मान लो एक सेल है, एक से 4 सेल हो रही हैं, तो 1 × का 4 करेंगे तभी तो ये 4 होंगी। तो यहाँ पे क्या है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये किस चीज़ को बता रहा है? ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ग्रोथ होगी, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। और जाइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1919 हाउ मेनी सब्जेक्ट वर इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट जो हमने बनाया था 1919, उसके अंदर कितने सब्जेक्ट थे सेंटर लिस्ट, सेंटर के पास में, ठीक है। तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर आपको देना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची, संघ सूची में सम्मिलित किया गया था? तो आपके सामने 27, 47, 37 और 57। देखो 7 तो है ही, ये तो याद होना चाहिए आपको। और टोटल कितने थे? 47 थे। आ जाइए प्रश्न नंबर 51। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय आत्मा कहा गया है? ये क्वेश्चन कम से कम भी 1000 बार एग्जामों में पूछा गया होगा पूरे इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हुए, और उन सब में आप मिला के देखेंगे तो 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट वॉज डिस्क्राइब बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट टू इक्विटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हिंदी में बोले तो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 है ये, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया, आर्टिकल नंबर 32 में आएगा। तो इनमें से कौन सा नंबर आर्टिकल नंबर 32 में आता है? और किसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संविधान की हृदय और आत्मा? तो आपको ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इस आंसर का ज़रूर कमेंट लिखिए जिससे आपको भी याद रहे और बच्चों को भी इसका आंसर पता चल सके, ठीक है। हालांकि हम तो लेकर आएंगे इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय और खुश रहिए आप।